नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने भारत की मिट्टियों को पढ़ना स्टार्ट किया था और एक पार्ट ऑलरेडी इसका कवर हो गया है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज भारत की मिट्टियों के बारे में हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने भारत की मिट्टियों को समझा था कि कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, मिट्टी में कौन कौन से प्रमुख कण होते हैं, ठीक है, उनके साइज के अनुसार वो हमने देखा था। दो प्रमुख मिट्टियां, जलोढ़ और जो काली मिट्टी होती है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज आगे की जो मिट्टियां हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो सारी फैसिलिटीज आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलती है। कोई भी कोर्स आप वहां पर अवेल कर सकते हैं। अच्छी बात यही है कि आप इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट भी यहाँ पर अवेल करना चाहते हैं। मान लीजिए सिर्फ आप इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल आपको बैचेस मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड। तो वो सभी बैचेस आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो यहाँ पर आपको मेरे रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज ज्योग्राफी के मिल जाते हैं। तो मेरे साथ जुड़ करके आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 10 फरवरी से मेरा ज्योग्राफी का एक नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो यदि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो 10 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको मतलब हो चुका है, तो यहाँ पर आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? दो मिट्टियों को हमने डिस्कस किया था। एक तो थी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, इसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और एक हमने देखा था काली मिट्टी। टोटल हमने भारत में आईसीएआर के अनुसार 8 मिट्टियों को डिस्कस किया था, है ना। आईसीएआर ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों का क्लासिफिकेशन किया है या फिर 8 प्रकार की मिट्टियों को बताया है। वो सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि कौन कौन से 8 प्रकार की मिट्टी हैं। प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, है ना, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा। दो प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, इनको हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम आगे की बची हुई मिट्टियों को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में हमने पहले के या फिर प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, जब हम उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे, है ना, फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत। जब हम तटीय मैदान या फिर कोस्टल प्लेन्स को स्टडी कर रहे थे तो उस समय हमने मैदानों को डिस्कस किया था। मैदान कैसे बनते हैं? जब भी कोई नदी, है ना, ये मान लीजिए कोई नदी है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है, अपने मार्ग से जब ये प्रवाहित होती है तो अपने साथ अवसादों को भी लाती है ना। अवसाद मतलब मिट्टी जहां से भी बहती है, मान लीजिए मिट्टी कोई पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, कोई पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ से कोई इस प्रकार से, यहाँ पर मैं बना देता हूँ फिर से ये, ठीक है, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ से कोई नदी इस प्रकार से बहते हुई आ रही है। अब जब ये पर्वतीय क्षेत्र में बहेगी तो काफी वेग के साथ बहेगी, काफी स्पीड के साथ बहेगी। क्यों? क्योंकि वो समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर बह रही है, ढाल उसको अच्छा मिलेगा, स्लोप अच्छा मिलेगा, तो काफी तीव्र गति से ये प्रवाहित होगी और काफी ज्यादा अपक्षय अपर्दन करेगी, चट्टानों को काटेगी और उन अपक्षय अपर्दित किए हुए कणों को अपने साथ बहा करके लाएगी, ठीक है। और जैसे ही ये आगे मैदानों में प्रवेश करेगी तो इसका वेग कम हो जाएगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और जगह जगह पर ये अवसादों को डिपॉजिट करती जाएगी और इन्हीं अवसादों से एक मिट्टी बनती है जिसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये नदियों के किनारे कछारों में आपको ये देखने को मिलते हैं। खासतौर पर आप देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही मानी जाती है। भारत में सर्वाधिक आप परसेंटेज देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी का ही देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी ये मानी जाती है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, है ना, पंजाब, हरियाणा, ये सब सर्वाधिक उत्पादकता वाले, मतलब कृषि के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सर्वाधिक उत्पादकता वाले ये राज्य हैं। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें भी दो प्रकार की जलोढ़ होती हैं, एक तो जिसको हम बोलते हैं खादर, ठीक है, एक हमने खादर डिस्कस किया था, और एक होती है बांगर। खादर में नवीन जलोढ़ पाई जाती है, यहाँ पर मृदा का लगातार नवीनीकरण होता है, और एक होती है बांगर, यहाँ पुरानी जलोढ़ पाई जाती है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा आपका रिवीजन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ कहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी? तो आप देखेंगे गोदावरी कृष्णा डेल्टा में, कावेरी डेल्टा में,
ठीक है। राज्यों की बात आप करेंगे तो मुख्यतः आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, इन राज्यों में। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जो गोदावरी कृष्णा कावेरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा आंध्र प्रदेश वाला रीजन हो गया, तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र है ना, तटीय क्षेत्र मतलब भारत का यदि आप मैप बनाएंगे ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मैदान है, यहाँ पर भी ये मिट्टी इस प्रकार से तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। कोस्टल प्लेन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको क्विक रिवीजन करा दिया। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। काली मिट्टी भारत में कहाँ देखने को मिलती है? तो जो काली मिट्टी है बच्चों, भारत के इस रीजन में आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सा रीजन है? मालवा क्षेत्र हो गया, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र हो गया, पूरा महाराष्ट्र राज्य हो गया, नदर्न कर्नाटक हो गया और उत्तर पश्चिम तेलंगाना हो गया। तो इस पूरे रीजन में आपको ब्लैक सॉइल या फिर काली मिट्टी देखने को मिलती है। कैसे बनी है? मैंने आपको बताया था, जब हमारी इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटी थी तो एक रियूनियन हॉटस्पॉट था, वहां पर क्या हुआ था, एक दरारी उद्गार हुआ था, एक दरार बनी थी और उससे इस प्रकार से लावा बाहर निकला था और इस प्रकार से फैला था लेयर में, ठीक है। ये लावा लेयर में इस प्रकार से जमा था, मतलब एक लेयर बही लावे की और इस प्रकार से वो ठंडा होकर के जम गया, फिर दूसरी लेयर बनी, तीसरी लेयर बनी। इसलिए महाराष्ट्र के पठार को दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। ट्रैप का मतलब क्या है? वही लेयर, ठीक है। काली मिट्टी की बात करें तो कैसे बनती है? जब भी कोई अंदर से गर्म पदार्थ निकलेगा, है ना, लावा बोल लीजिए, और वो ठंडा होकर के जम जाएगा, ठीक है, तो उसके पश्चात जो चट्टान बनती है उनको हम बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। कौन सी चट्टान है? बेसाल्ट चट्टान है। और इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों का जब अपक्षय अपरदन होता है, इसमें टूट फूट होती है, तो इससे ही काली मिट्टी बनती है, ठीक है। तो याद रखना है, लावा द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसको हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, है ना। कपासी मिट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कपास की फसल के लिए बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और विशेषता क्या है कि इसमें सबसे बारीक कण जो होते हैं, जिसको हमने मृतिका कहा था, वो सर्वाधिक पाए जाएंगे। अब जब मैंने आपको बताया था, जब किसी मिट्टी में सबसे बारीक कण ज्यादा पाया जाएगा तो उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। तो काली मिट्टी में वाटर को एब्जॉर्ब करने की भी क्षमता काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इस कारण से इसमें सिंचाई की भी कम आवश्यकता होती है, काफी देर तक नमी को बनाए रखती है। जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें अपने आप दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसको सेल्फ कल्टीवेशन या फिर स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोला जाता है। ऐसे इसके अलावा इसका जो काला रंग होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराए थे, बहुत कॉन्सेप्ट से दोनों मिट्टियों को पढ़ाया था, ठीक है। चलिए, इतना रिवीजन काफी है, बाकी आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, दोनों मिट्टी पढ़ा रखी है अच्छे से। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने इनके बारे में जिक्र कर रखा है, ठीक है। तो आपने सारे वीडियो यदि मेरे देखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम देखेंगे लाल पीली मिट्टी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी जो है ये कहाँ देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा भारत का क्षेत्र है, ठीक है। ये वाला जो कुछ रीजन है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, इसके अलावा यहाँ पर उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया, यहाँ कुछ तमिलनाडु वाला रीजन हो गया। तो भारत के इस रीजन में आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो लाल पीली मिट्टी होती है बच्चों, बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, इसको बंजर मिट्टी या फिर बंजर भूमि की संख्या दी जाती है जहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। लाल मिट्टी की बात करें तो इसका जो लाल रंग होता है ना, लोहे के कारण, लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल हो जाता है इस प्रकार से, है ना। आप कभी आंध्र प्रदेश गए होंगे, तेलंगाना साइड गए होंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल ऐसी लाल मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें जब ये जल के कांटेक्ट में आ जाती है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, ठीक है। इसका जो लाल रंग होता है क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। या फिर ये लाल मिट्टी जब जल के कांटेक्ट में आती है तो इसका रंग पीला हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, खासतौर पर आपको प्रायद्वीपीय भारत में जो पूर्वी क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ उड़ीसा, ठीक है, थोड़ा बहुत झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर तमिलनाडु, इस रीजन में आपको ये देखने को मिलती है। ज्यादातर आप देखेंगे मोटे अनाज और खासतौर पर बाजरा, है ना, बाजरे की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तंबाकू वगैरह की फसल यहाँ पर की जाती है। आप देखते होंगे आंध्र प्रदेश में तंबाकू का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा उपजाऊ ये मिट्टी नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट ही हैं, एक बार हम थ्योरी के माध्यम से इसको देख लेते हैं, बाकी बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। इसमें आप देखेंगे तो आयरन, लोहा और सिलिका की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो कायांतरित चट्टानें जो होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, इनके अपक्षय अपरदन के पश्चात ही इनका निर्माण हुआ है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं
कि इस रीजन में आप देखेंगे, ठीक है, ये वाली जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको आर्कियन रॉक्स देखने को मिलेंगे। कौन सी? आर्कियन रॉक्स। आर्कियन रॉक्स मतलब, आर्कियन रॉक्स को मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। आज से जब बच्चों पृथ्वी का निर्माण हुआ था, है ना, तो मैं कई बार प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो हमारी पृथ्वी पूरी आग का गोला थी। मतलब ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, ठीक है। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो हमारी पृथ्वी पूरी ऊपर से जल रही थी, अंदर से तो अभी भी गर्म है ना, 6000 डिग्री सेल्सियस केंद्र का तापमान है। लेकिन जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो ये बाहर से भी गर्म थी, बाहर से भी जल रही थी, बाहर भी इसमें क्या था? गर्म पदार्थ था, ठीक है। अब जब ये गर्म पदार्थ समय के साथ लाखों वर्षों में ठंडा हुआ, और जब उस ठंडा होने के पश्चात उस गर्म पदार्थ की जो चट्टानें बनी, ठीक है, जो चट्टानें बनी, है ना, ये कौन सी चट्टानें थी? ये आग्नेय चट्टानें थी, ठीक है, ये आग्नेय चट्टानें थी। कौन सी चट्टानें थी? आग्नेय, क्योंकि जब भी कोई गर्म पदार्थ ठंडा होता है तो उससे हम, वो हमने पढ़ रखा है कि आग्नेय चट्टानें बनती हैं, ठीक है। और इन्हीं आग्नेय चट्टानों को कहा गया आर्कियन चट्टानें, आर्कियन रॉक्स, ठीक है, आर्कियन। जब हम भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे तो ये सब हम पढ़ते हैं, आर्कियन प्रकार की चट्टानें, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, वो हम डिटेल में कभी और पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि जो आग्नेय चट्टानें थी प्रारंभिक तौर पर जब बनी थी तो उनको ही हम आर्कियन क्रम की चट्टानें बोलते हैं। और चूंकि जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत है ये सबसे पुराना आप देखें तो सबसे प्राचीनतम, विश्व का प्राचीनतम क्षेत्र माना जाता है ना, प्रायद्वीपीय भारत ये वाला, ठीक है। तो यहां पर इस रीजन में आपको आर्कियन चट्टानें देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिनका अब रूपांतरण हो चुका है समय के साथ, ठीक है, ताप के कारण, दाब के कारण और भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण, चूंकि ये करोड़ों वर्ष पुरानी चट्टान है तो इनका रूपांतरण हो चुका है, ठीक है। तो इन्हीं के अपक्षय अपर्दन रूपांतरण के कारण, अपक्षय अपर्दन तो नहीं बोलेंगे, बोल भी सकते हैं, और कायांतरण के कारण, रूपांतरण के कारण ये जो मिट्टी बनी है इन्हीं चट्टानों का रूपांतरण है। तो मतलब इन्हीं चट्टानों के रूपांतरण के पश्चात ये मिट्टी बनी है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब ऐसा मत समझ लेना कि सर ये लावा या फिर आग्नेय चट्टानों से बनी है तो काली मिट्टी क्यों नहीं है। चूंकि बच्चों ये चट्टानें बहुत ज्यादा पुरानी हो गई हैं, इनका रूपांतरण हो चुका है, इस कारण से इससे आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगी, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको लोहा और सिलिका की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। इसका लाल रंग देखिए, बिल्कुल लाल है, तो लोहे के कारण ही इसका रंग लाल है, आयरन के कारण, और सिलिका की मात्रा इसमें ज्यादा देखने को मिलेगी। अब देखिए इस रीजन में कौन कौन सा रीजन है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तमिलनाडु आपको देखने को मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना, यहाँ पर कुछ तेलंगाना का पार्ट आ जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस रीजन में ये देखने को मिलती है, ठीक है। मुख्यतः आप देखेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक ये देखने को मिलते हैं। तो राज्य आप इजिली बता पाएंगे। देखिए यहां पर हमने देखा था बच्चों, ये वाला रीजन जो है, ये तो काली मिट्टी का क्षेत्र हो गया, है ना, ये ब्लैक सॉइल का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप यदि देखेंगे, थोड़ा सा समझते चलिए ना, रटना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने जलोढ़ मिट्टी को डिस्कस किया था, ठीक है, यहाँ पर हमने जलोढ़ मिट्टी को डिस्कस किया, तो ये प्रायद्वीपीय भारत कहीं ना कहीं कवर हो रहा है। यहाँ पर भी हमने जलोढ़ मिट्टी को डिस्कस किया, ये जलोढ़ मिट्टी को हमने डिस्कस किया। तो ऐसा धीरे धीरे जब आप एक एक मिट्टी पढ़ते जाएंगे ना तो अपने पूरा इंडिया का मैप फिल हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे पर्वतीय मिट्टी, यहाँ हम मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ेंगे, और भी कुछ जो पॉइंट छूटेगा वो सारे फिल हो जाएंगे। तो ऐसे आपको पढ़ना है ताकि कोई भी चीज आपको रटना ना पड़े, ठीक है। तो याद रखना है दक्षिण भारत के राज्य, प्रायद्वीपीय भारत के राज्य जहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है और फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जल के कांटेक्ट पे आने में भी ये लाल मिट्टी पीली हो जाती है। देखिए जब जल को ये सोख लेती है तो क्या हो जाती है? पीली ये दिखाई देने लगती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब ये एक पॉइंट मैंने आपको पहले ही डिस्कस करा चुका है, जो भारत की मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है, तभी हम नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का यूज करते हैं, जैसे कि यूरिया वगैरह, इसमें नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। और एक और पॉइंट बताता है ह्यूमस, भारत की मिट्टियों में आपको ह्यूमस की भी कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है, और प्राय बंजर भूमि के अंतर्गत ये मिट्टी आती है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये मिट्टी बजरी युक्त, बालुई, छिद्रयुक्त होती है, इस कारण से इसमें बाजरे की खेती अच्छी होती है। मैंने अभी बताया कि मोटे अनाज या फिर बाजरे के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऐसा कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना कि बाजरे के लिए अच्छी मिट्टी ये मानी जाती है, बाजरे की फसल इसमें होती है, ठीक है। इसके अलावा बाजरे की खासियत भी ये होती है कि कम उर्वर मिट्टी में या फिर जिसमें
जिसमें उपजाऊपन बहुत ज़्यादा नहीं है, उस मिट्टी में भी बाजरे की फसल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आलू और फलों की फसल के लिए भी ये अच्छी मानी जाती है। और वैसे देखा जाए तो उर्वरकों का यूज़ करके तो हर एक फसल हर मिट्टी में यहाँ पर ली जा सकती है। तो गेहूं की, कपास की, दालों की, तंबाकू, मोटे अनाज वगैरह की भी खेती इसमें की जाती है। कुल मिला के देखा जाए तो कुछ मेन पॉइंट याद रख लेना कि भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, इसमें लाल रंग कैसे होता है, पीला कैसे होता है। ये कुछ क्वेश्चन है जहाँ से एग्जाम में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये कुछ मेन पॉइंट आपको याद रखना, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 3 मिट्टी हमने पढ़ ली। चौथी हमारी मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा लैटेराइट मिट्टी का। खासतौर पर कॉफी, चाय, काजू, मसाले वगैरह की जो खेती होती है इसमें होती है। खासतौर पर आप देखेंगे केरल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ये देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली बात समझिए कि इसका आखिर निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसका बच्चों निर्माण कैसे होता है, ये तो आपको तो केरल में देखने को मिलेगी, है ना, यहाँ पर, या फिर पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में, और नॉर्थ ईस्ट में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। इसका निर्माण कहाँ होता है बच्चों? जहां पर ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, जहां ज्यादा वर्षा होगी और जहां पर ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, वहां पर आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी, है ना। इसकी ये विशेषता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में और ज्यादा टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में। अब देखेंगे भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र एक तो ये है, ठीक है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा, और ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला, ये भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर आपको सदाबहार वन भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और टेम्परेचर तो पूरे भारत में ही हमको ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इस मिट्टी का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। इसको हम मखरला मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मखरला मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसका भी रंग आप देखेंगे लाल ही देखने को मिलेगा, तो लौह के ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसके अलावा फसलें कौन सी होंगी? चाय, कॉफी, ठीक है, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं इसमें ली जाती हैं। इसके अलावा ये मिट्टी काफी चिकनी होती है बच्चों। कैसी होती है? चिकनी, है ना। और जब ये जल के कांटेक्ट में आती है, जल के कांटेक्ट में आती है तो बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है। चिपचिपी मतलब दही के जैसे हो जाती है। ठीक है, चिपचिपी टाइप की हो जाती है, मतलब इसमें आप पानी डालेंगे तो दही जैसे हो जाता है ना, उस टाइप की ये मिट्टी हो जाती है। ठीक है, और इसका एक और गुण क्या है कि जो मिट्टी होती है ना, इसका प्रयोग ईंट बनाने में काफी ज्यादा किया जाता है। ईंट मतलब आप समझते हो ना, घर बनाने के लिए जो ईंट यूज होते हैं लाल कलर के, आपने देखे होंगे, तो ये सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है ईंट बनाने के लिए। ठीक है, तो इससे ईंट वगैरह काफी ज्यादा बनाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट ही जो मैंने आपको बताए हैं याद रखना है इस मिट्टी के बारे में, ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मखरली मिट्टी इसको हम बोलते हैं। उच्च तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये विकसित होती है और निक्षालन के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। निक्षालन क्या होता है ना, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि किस मिट्टी का निर्माण निक्षालन के कारण होता है। देखिए क्या होता है कि ये मान लीजिए मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है। अब इसके जो पोषक तत्व होते हैं बच्चों, इसमें जब पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये इसमें पोषक तत्व हैं। अब ये कहाँ हो रही है? जहां अत्यधिक वर्षा हो रही है वहां पर ये मिट्टी पाई जा रही है। ठीक है, तो अत्यधिक वर्षा जब होती है तो इसके जो पोषक पदार्थ होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं लीचिंग या फिर निक्षालन। ठीक है, इसी कारण से ये मिट्टी भी जो होती है ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि इसमें निक्षालन की प्रक्रिया होती है। मतलब जो अच्छे पदार्थ होते हैं, है ना, उर्वर पदार्थ होते हैं इसमें, है ना, वो नीचे चले जाते हैं। जो खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो नीचे चले जाते हैं। इस कारण से ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। दही की तरह चिपचिपी होती है और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है, ये इसका गुण होता है। इसके अलावा लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की इसमें भरपूर मात्रा होती है, फिर अधिकता होती है। इसके अलावा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल भी हो जाता है। इसके अलावा चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, क्योंकि ज्यादा वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुल के मिट्टी की निचली परतों में चला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसका केमिकल जो कंपोजिशन है ये आपको याद रख लेना है। देखिए हर एक मिट्टी का तो नहीं, जो मेन मिट्टी है जैसे कि जलोढ़ हो गई, काली हो गई, लाल पीली मिट्टी हो गई, लेटरेट, तो 3-4 मिट्टियों का आप केमिकल कंपोजिशन याद कर लेना कि किसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जा रही है, किसमें कम पाई जा रही है, किसमें चूने की मात्रा पाई जा रही है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। विस्तार की बात करें तो बस रटना नहीं है, ज्यादा वर्षा वाले स्थान हाईलाइट कर लेना है। मेघालय, पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। देखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, है ना। तो जो ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत लिख देना, ठीक है। कुछ यहाँ वाला क्षेत्र है और ये पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया,
पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, आपको याद रखना है। कम उर्वरता, लो फर्टिलिटी वाली मिट्टी होती है। और किस किस फसलों की इसमें खेती होती है? तो कपास, चाय, कॉफी, काजू, गन्ने, ये सभी इसमें खेती की जाती है। खासतौर पर आप चाय कॉफी वगैरह याद रख लेना, चाय कॉफी काजू गन्ना, ठीक है। आप देखेंगे केरल में इसी प्रकार की फसलें ली जाती हैं। इसके अलावा ये मिट्टी चाय, इलायची, काजू के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। मुख्यतः ये दो तीन चीजें हाईलाइट कर लेना, दो तीन फसलें, और इन इन राज्यों में ये देखने को मिलती है, ठीक है। कुल मिला के 4 से 5 पॉइंट जो मेन है कि इसका निर्माण कैसे हो रहा है। ज्यादा वर्षा, ज्यादा टेम्परेचर के कारण, ठीक है। लाल रंग लौह के ऑक्साइड के कारण हो रहा है। इसके अलावा इसका एक और गुण क्या है, ईंट बनाने में इसका प्रयोग होता है। जल के कांटेक्ट में काफी चिपचिपी हो जाती है और जब सूख जाती है तो काफी कठोर हो जाती है। तो ये और बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है। चाय, काजू, इलायची वगैरह की, कॉफी वगैरह की खेती इसमें की जाती है। किन स्टेट्स में पाई जा रही है, ये कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला है लवणीय मिट्टी, सैलाइन सॉइल, ठीक है। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि नमक की मात्रा जब मिट्टी में बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लवणी मिट्टी। अब ये मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी ना बच्चों? ऐसे राज्य जहां पर बहुत ज्यादा सिंचाई हो रही है, अधिक से ज्यादा सिंचाई हो रही है, और खासतौर पर ट्यूबवेल वगैरह की सहायता से जो सतही जल है उसको निकाल करके सिंचाई हो रही है, वहां पर आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी। मतलब आप देखते होंगे कि खासतौर पर जो ट्यूबवेल का जब हम पानी यूज करते हैं ना, तो उसमें वो पानी थोड़ा खारा होता है, ठीक है। उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। और जब उसी ट्यूबवेल से ज्यादा सिंचाई होगी तो भूमि में भी नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, और वहां पर आपको धीरे धीरे समय के साथ लवणीय मिट्टी की अधिकता भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम लवणीय मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी में नमक की मात्रा खराब अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम और शुष्क जलवायु के कारण होती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। एक तो मिट्टी में नमक की मात्रा का बढ़ जाना, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम का अच्छा ना होना, मतलब पानी प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज नहीं हो रहा है, ठीक है। और शुष्क जलवायु जैसे कि आप देखेंगे कि खासतौर पर आप मरुस्थलीय क्षेत्र देख सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान है ना, जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, वर्षा कम हो रही है, शुष्क जलवायु है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। शुष्क जलवायु से तापमान उस क्षेत्र से जहां पर साल भर 250 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, मतलब न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क जलवायु देखने को मिलेगी। शुष्क जलवायु ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पर थोड़ी सी नमी भी है और शुष्क हवा वहां पर चल रही है, तो उस नमी को भी वो अपने साथ ले जाएगी या फिर खींच लेगी, ठीक है। तो ये शुष्क जलवायु का के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस मिट्टी को रेह, ऊसर, कल्हर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप हैं इसके, रेह, ऊसर और कल्हर, ये बात भी आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। इसके अलावा इस मिट्टी की बात करें, लवड़ी मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। ये इसका केमिकल कंपोजिशन है, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। और इसका विस्तार कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, थोड़ी थोड़ी क्षेत्र में आप देखेंगे जहां खराब ड्रेनेज सिस्टम होगा, अत्यधिक सिंचाई होगी, उस रीजन में ये देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी नहीं है, बस 2 3 4 पॉइंट याद रख लेना कि ये एक प्रकार की मिट्टी होती है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है। बाकी बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आया था, सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? तो गुजरात राज्य में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी। कच्छकरण वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपको सर्वाधिक ये मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा फलीदार जो फसलें होती हैं उसके लिए ये मिट्टी एक प्रकार से उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो कौन कौन सी मिट्टी हमने डिस्कस कर ली? जलोढ़ मिट्टी देख लिया, काली मिट्टी डिस्कस कर ली, लाल पीली मिट्टी डिस्कस कर ली, लैटेराइट मिट्टी और लवड़ी मिट्टी। जो स्टार्टिंग की 2 मिट्टियां हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 और ऐड कर लीजिए, लाल पीली और लैटेराइट। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। अब लवड़ी और इसके बाद की जो मिट्टी है बहुत ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट ही आपको याद रखना है कि इनकी कुछ की पॉइंट याद रखना है, वही एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ज्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगली मिट्टी है शुष्क मृदा, ठीक है। शुष्क मृदा क्या होती है? तो ये आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेंगे। अभी हमने शुष्क जलवायु को डिस्कस किया, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। खासतौर पर आप देखेंगे मरुस्थलीय क्षेत्रों का निर्माण ऐसी जगह पर होता है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, और ऐसे ही क्षेत्रों में आपको शुष्क जलवायु देखने को मिलेगी, ठीक है। सॉरी, शुष्क मृदा देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसका रंग भी कैसा होता है? लाल होता है। आप देखते होंगे कि राजस्थान रेगिस्तान में रेत भी लाल रंग की होती है, ठीक है। तो याद रखना, शुष्क जलवायु क्षेत्र में आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी। ये आप देखेंगे इसमें बालू की मात्रा काफी ज्यादा होती है ना, रेत काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, और लवड़ीय होती है ये, ठीक है। इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, लवड़ी प्रकार की ये मिट्टी होती है।
इसके अलावा ह्यूमस की भी कमी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमस तो कम इसमें देखने को मिलेगा ही, और नमक की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी ही, नमी की भी कमी देखने को मिलेगी। तो ये जनरल से पॉइंट है, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, जहां पर थार मरुस्थल हमने पूरा पढ़ रखा है, यहां पर इस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। बस इतने पॉइंट ही याद रखने हैं। इसमें फसलें कौन सी ली जाती हैं, तो मोटे अनाज, ठीक है, ज्वार बाजरा, मोटे अनाज। आप देखेंगे राजस्थान में, आपको पश्चिमी राजस्थान में मोटे अनाज की खेती ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो मोटे अनाजों की ही कृषि शुष्क मृदा के अंतर्गत की जाती है। यही रीजन है कि राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादातर आपको मोटे अनाज की ही कृषि देखने को मिलेगी। देखिए, हर एक पॉइंट दूसरे से रिलेटेड होता है कि शुष्क मृदा यहाँ पर क्यों पाई जा रही है, क्योंकि वर्षा कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर रेगिस्तान का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है। तो अब इसी बात है, शुष्क जलवायु पाई जाएगी, शुष्क जलवायु है तो शुष्क मृदा पाई जाएगी। ठीक है, क्या होता है, जब बारिश नहीं होती है तो धीरे धीरे समय के साथ जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन भी चला जाता है। ठीक है, इसमें नमी नहीं होगी, नमक की मात्रा ज्यादा होगी। जब नमी नहीं है तो ह्यूमस भी नहीं होगा। ठीक है, लाल रंग होता ही है, आपको पता ही है। ठीक है, अब जब नमी नहीं है तो उपजाऊपन भी नहीं है इसमें। ठीक है, उपजाऊपन नहीं है तो मोटे अनाज, ऐसे अनाजों की खेती होगी जिसमें कम उपजाऊ, मतलब जो फसलें कम उपजाऊ मिट्टी में भी सर्वाइव कर जाती हैं, उन फसलों की खेती होंगी। तो हर एक पॉइंट दूसरे से लिंक होता है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से बहुत सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आपको टफ नहीं लग रहा होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रीवियस लेक्चर आप सारे अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालयन क्षेत्रों में जो मिट्टी देखने को मिलती है उसे हम पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, पर्वतीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूने की आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ पॉइंट आप देख लीजिए। और खासतौर पर बागवानी कृषि यहाँ पर देखने को मिलती है, चाय की खेती आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आप जानते होंगे पहाड़ों में इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इसके स्लोप में इस प्रकार से सीढ़ी नुमा खेती काफी ज्यादा की जाती है ना, बाग बनाए जाते हैं। खासतौर पर आप देखेंगे चाय के बागान होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो चाय वगैरह की खेती काफी ज्यादा यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में आपको झूम खेती, झूम कृषि भी जिसको हम बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि भी जिसको हम बोलते हैं, ये भी काफी ज्यादा की जाती है। खासतौर पर जनजातियों के द्वारा ये कृषि की जाती है। मतलब एक जगह कृषि की कुछ समय, ठीक है, मतलब किसी जंगल को साफ किया गया, उसको कृषि योग्य बनाया गया, कुछ समय वहां पर खेती की गई। समय के साथ जब उसका उपजाऊपन खत्म हो गया तो फिर ट्रांसफर होकर के दूसरे लैंड में हम चले गए, फिर वहां पर कृषि की, फिर उसको हम छोड़ करके अगले लैंड में चले गए। तो इस प्रकार की कृषि को हम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि। ठीक है, गरम मसाला वगैरह की भी खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है, लास्ट मृदा है पीटमय मृदा। ठीक है, पीटमय मृदा में क्या होता है, तो इसको हम दलदली मिट्टी भी बोलते हैं। ये आपको डेल्टाई क्षेत्रों में बच्चों देखने को मिलेगी। मतलब जब नदी अपने मुहाने पर जाती है तो इस प्रकार से छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और फिर किसी भी सागर महासागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नमी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप जब नमी ज्यादा देखने को मिलेगी तो इसी मिट्टी को हम बोलेंगे दलदली मृदा, पीट मृदा, जैविक मिट्टी, है ना। तो याद रखिएगा, इसमें जैविक तत्वों की आपको अधिकता देखने को मिलेगी, ह्यूमस की, है ना, ह्यूमस की अधिकता देखने को मिलेगी। अब ह्यूमस के बारे में मैंने आपको बताया था, जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं, जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उन्हीं के अपघटन के पश्चात ह्यूमस बनता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो दलदली क्षेत्र है यहाँ पर आपको जीव जंतु, कीड़े मकोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे, पेड़ों की पत्तियां, वनस्पतियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर ह्यूमस भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, नमी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हर एक चीज दूसरे से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। तो दलदली मिट्टी, जैविक मिट्टी भी इसको हम बोलते हैं। भारी वर्षा और आर्द्रता, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलेगी। जहां पर भी ज्यादा आर्द्रता होगी वहां पर आपको दलदली मिट्टी देखने को मिलेगी। ह्यूमस और जैव तत्वों की अधिकता इसमें देखने को मिलती है और गाढ़े काले रंग की होती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कीचड़ होता है ना, उस टाइप से आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जीवा, है ना, इन राज्यों में है। इसमें जीवाश्म की प्रचुरता होती है और जैव मृदा भी इसको हम बोलते हैं। मक्का, चावल, दलहन, तिलहन फसल, ये सारी फसलें इसमें ली जाती हैं। आप देखेंगे डेल्टाई क्षेत्र में, तराई क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, डेल्टाई क्षेत्र हो गए, कोई बहुत ज्यादा नमी वाले क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र हो गया, जहां पर भी ज्यादा नमी है वहां पर आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये पूरी 8 मिट्टियां हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग की 2 मिट्टियां बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाद की 2 मिट्टियां भी इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रख लीजिएगा, और लास्ट की जो 4 मिट्टियां हैं उसमें एक दो पॉइंट ही आपको याद रखना है। देखिए, मिट्टियों में बच्चों कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा उसका जो रासायनिक संरचना है वो आप पढ़ सकते हैं कि किसमें पोटास की मात्रा अधिक है, किसमें चूने की मात्रा अधिक है,
ये कुछ पॉइंट रटने वाले होते हैं, बाकी हर एक चीज दूसरे से रिलेटेड है कि कौन कौन सी मिट्टी कैसे बन रही है, किसमें कौन सी फसल ली जाएगी, है ना। हर एक चीज लिंक्ड है, कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, सारे लेक्चर आप सीरीज से देखिए। ऑलरेडी एक लेक्चर दूसरे से इंटरलिंक होता है ना। इसमें से बहुत सारे पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं जब हम प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी मिट्टियां समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मृदा अपरदन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, है ना। और अगले लेक्चर में हम मिट्टियों वाला जो ये टॉपिक है इसको एंड करेंगे। तो फिलहाल आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको सारी मिट्टियां अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।